हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। आज मुद्दे की बात के इस प्रोग्राम में हम एक व्यक्तित्व के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर चर्चा होने वाली है जिनको इस देश में यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर यानी कि सबसे युवा क्रांतिकारी के तौर पर जाना जाता है। आप यहाँ पर नाम अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। नाम है खुदीराम बोस। तो खुदीराम बोस जी जो हैं, आप देख सकते हैं। ये पहली बात तो मैं आपको इसमें समझाने का प्रयास करूंगा कि क्यों इस टॉपिक को अभी पढ़ना जरूरी हो रहा है। हाल ही में एक फिल्म जो है वो बनी हुई है तेलुगु भाषा में, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये जब आप देख सकते हैं यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एक ऐसे व्यक्तित्व की इस पे चर्चा हो रही है कि उस उम्र में अपने देश के लिए शहीद हुए हैं, जिस उम्र में लोग अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, स्वयं को ठीक तरीके से पहचान नहीं पाते हैं। ऐसे समय में एक ऐसे महान व्यक्तित्व भी हैं जिन्होंने इस देश के लिए अंग्रेजों को पहचाना और ये पहचाना कि ये हमारे लिए किस कदर हमारे देश को बर्बाद करने वालों में से एक हैं। और इस पहचान के पश्चात उनसे एक एक करके बदला लेने का उस उम्र में जो साहस दिखाया है वह अद्वितीय समझ में आता है। तो आज हम इन्हीं के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। क्यों इनके जीवन के बारे में पढ़ा जा रहा है और क्यों ये चर्चा में है फिलहाल, इसके बारे में जानने के लिए सबसे पहले आप इस पोस्टर पर नजर डालिए। ये एक फिल्म का पोस्टर है और फिल्म का नाम है खुदीराम बोस, जो कि तेलुगु भाषा में है, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। खुदीराम बोस तेलुगु भाषा में। इसमें ये फिल्म जो है अभी हाल ही में जो 53rd IFFI यानी कि 53वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है, इसमें भारतीय पैनोरामा श्रेणी में इसको शामिल किया और इस वजह से ये फिल्म चर्चा में है। ऐसा नहीं है कि इस तरीके की फिल्म पहली बार इसमें शामिल हुई है, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है जब ये एक ऐसे व्यक्ति की हो जो मात्र 18 साल की उम्र में शहीद हो गया हो। उनके ऊपर ये एक बायोपिक है। मैं जरूर चाहूंगा कि आप सब लोग इसको देखिएगा। वैसे भी इतिहास के इस पन्ने पर बनने वाली जो फिल्में हैं आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा का काम करती होंगी। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि एक समय हुआ करता था, आपने तमाम बार सुना होगा, मेरे मुंह से ही हो सकता है कई बार सुना हो, कि हमारे देश में कई ऐसे वीर योद्धाओं की कहानियां शामिल हैं जिसमें वे वीर योद्धा बने क्योंकि उन्हें बचपन से प्रेरित किया गया, क्योंकि उन्होंने वीरों की कहानियां पढ़ी। वे हमारे देश के एक अच्छे समाज सुधारक बने क्योंकि उन्होंने पहले उनके उस तरीके के लोगों के बारे में सुना, चाहे वो अपनी माता से सुना हो, चाहे अपने शिक्षक से सुना हो, पिता से सुना हो, समाज से सुना हो। तो समाज में इस तरीके की अच्छी बातें होती रहनी चाहिए और युवा पीढ़ी के लिए और किसी भी वर्ग की पीढ़ी के लिए ये फिल्म जो है निश्चित रूप से उसके अंदर जोश पैदा कर देने वाले और राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने वाली फिल्मों में से एक हो सकती है। बहरहाल हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इस खबर के बारे में और उसके बाद इस कैरेक्टर के बारे में, इस व्यक्तित्व के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो फिल्म है इसका नाम है खुदीराम बोस, और ये खुदीराम बोस जो फिल्म है ये आगे अभी इसको भारतीय फिल्म महोत्सव में शामिल किया गया है। 53वें भारतीय फिल्म महोत्सव में। ये अपने आप में एक प्रश्न है, आप इस तरह से भी इसको याद कर सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि अभी जो संसद का जो शीतकालीन सत्र होगा, उस शीतकालीन सत्र के दौरान इसको सांसदों को दिखाया जाएगा। तो मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाना चाहता हूं कि इसमें कौन कौन से लोग मौजूद हैं। मैंने थोड़ा सा जूम किया है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो प्रोड्यूसर हैं, प्रोड्यूसर के अलावा डायरेक्टर को देखिए, DVS राजू की ये फिल्म है। ठीक है, तो डायरेक्टर को आप देख सकते हैं यहाँ पर DVS राजू हैं। ये तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, बंगाली, इन भाषाओं में इसको जो है वो लाया जा रहा है। 7 भाषाएं हैं, एक कोई भाषा इसमें मिसिंग है, 6 भाषाएं इसमें तो लिखी हैं, लेकिन 7 भाषाओं में कहा गया है कि इसको हम लेकर के आ रहे हैं। शायद इसमें एक इंग्लिश हो सकती है। ठीक है, तो तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, कन्नड़ है, हिंदी और बंगाली है। तो आप लोग इसको देख सकते हो विभिन्न भाषाओं में। ठीक, इसमें आप देख सकते हैं प्रोड्यूसर हैं राष्ट्रीय R विजय जगदार मुदी। ठीक,
तो ये एक नाम भी आप थोड़ा सा याद कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टर का नाम आप जरूर याद रखिएगा, डीवीएस राजू। ठीक है, तो ये तो आपको दो तीन चीजें यहां से पता चल गई, भाषाओं के बारे में, इनके जो निर्देशक हैं उनके बारे में पता चल गया। आइए इसके बारे में और आगे चीजों को जानते हैं। अच्छा, इसमें आप देख सकते हो कि ये जो फिल्म है, जैसा कि मैंने बताया, ये अगले महीने 7 भारतीय भाषाओं में इस फिल्म को जो है लेकर के आया जा रहा है। और जो शीतकालीन सत्र के दौरान की जब बात करी जा रही है, तो शीतकालीन सत्र भी हाल ही में शुरू होने वाला है। इस 7 से 19 दिसंबर तक चलेगा, अगले महीने में। तो ये फिल्म की हो गई रिलीजिंग के बारे में, या उसके बारे में कि एक फिल्म है क्या। अब ये जो फिल्म है, इसमें जो डायरेक्टर हैं वो बता रहे हैं कि फिल्म की स्पेशलिटी क्या है। उसमें फिल्म में वैसे देखा जाए तो आप जब देखोगे तो जो ये कैरेक्टर है, ये जो कैरेक्टर हैं, महान कैरेक्टर्स में से एक हैं। ठीक है, तो ये खुदीराम जी के बारे में बहुत ज्यादा आपको पढ़ने को नहीं मिलता है, लेकिन निर्देशक जो है उनका कहना है कि खुदीराम जी का जो जीवन है, खुदीराम जी का जो जीवन है, इनके बारे में जब उनको पता चला तो बहुत कुछ उनको लगा कि हम इनके ऊपर जान सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। उसमें से कुछ चीजें उन्होंने रिवील करी हैं कि क्या क्या चीजें उन्होंने कवर अप किया है। जैसे कि एक बात तो उन्होंने बताया कि जब इनको जो इनके जीवन की घटनाओं में से सबसे प्रमुख घटना है, जब इन्होंने एक न्यायाधीश के ऊपर बम ब्लास्ट किया था, बम फेंका था, हालांकि वो बच गए थे, तो उस घटना को तो यहाँ पर लाया ही गया है क्योंकि वो तो सबसे इंपॉर्टेंट घटना है। इसके इर्द गिर्द ये कि उस केस को 6 वकीलों के द्वारा जो है निःशुल्क लड़ा गया था। उन 6 वकीलों के बारे में भी यहाँ पर इस फिल्म में दिखाया गया है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया है कि अब यहाँ पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वकील हैं वो हैं कालिका दास बसु। इन्होंने मुख्य रूप से इनका ये केस लड़ा था, उस केस के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और बाकी जो है, शायद हो सकता है आपको फिल्म में इनके भी नाम देखने को मिल सके, उपेंद्र सेन, चित्रनाथ बंदोपाध्याय, कुलकमल सेन, नागेंद्र लाल लिहाड़ी और सतीश चंद्र बनर्जी जी। ये हो सकता है कि आपको एज अ वकील उसमें देखने को मिले, फिल्म में देखने को हो सकता है मिल सकते हैं। ठीक है, तो इन पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे, जानते रहेंगे। अब हम सीधा चलते हैं खुदीराम बोस जी के बारे में जानने। अच्छा, इसके अलावा और भी चीजें यहाँ पर जानने वाली हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, ये भगिनी निवेदिता या सिस्टर निवेदिता जो हैं, जिन्हें आप बहन निवेदिता कहते हैं, निवेदिता, इनके बारे में ही फिल्म में बताया गया है। क्योंकि दूसरे कैरेक्टर्स भी हैं इसमें, जो विवेकानंद जी हैं उनको भी दिखाया गया है, विवेकानंद। ठीक है, और तमाम सारे जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। उस समय के तत्कालीन अरविंदो घोष जी को यहाँ पर दिखाया गया है, उनके भाई को दिखाया गया है। और ये भी फिल्म में दिखाया गया है कि बहन निवेदिता थी जिन्होंने सबसे पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है वो बनाया था। और यहाँ पर आप भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को देख सकते हैं, ये भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, इसमें चारों ओर ये कुछ दीपक बने हुए हैं टाइप के, लाल कलर की पृष्ठभूमि का चौकोर ये ध्वज है। इसमें ये जो एक औजार बना हुआ है, हथियार बना हुआ है, ये माना जाता है कि ये इंद्र का वज्र है, जो वज्र प्रहार करते थे वो है ये। और बांग्ला भाषा में इसमें वंदे मातरम लिखा हुआ है। तो ये पहला झंडा था जो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया था, संभवतः 1905-6 के आसपास, 1905 के आसपास। ठीक, हालांकि माना जाता है कि पिंगेली वेंकैया ने पहला भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है वो बनाया था। इस तरीके के कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पर फिल्मों में देखने को मिल सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। ये कैरेक्टर को जरा देखिए ध्यान से, एकदम मतलब एकदम सादा परिवेश है। इस युवा वर्ग, आयु वर्ग में जब आप थे तो आप क्या कर रहे थे, एक बार याद कर लीजिए। और ये व्यक्ति शहीद हो चुके हैं इसी उम्र में, इसी मासूम से उम्र में। कितनी मासूमियत भरा ये कह सकते हैं फोटो है, लेकिन उसमें भी कितनी दृढ़ता आपको दिखाई देगी। और ये दृढ़ता इनके चरित्र में भी, इसी चरित्र को ही उजागर करने के लिए फिल्म बनाई गई है। और उसी चरित्र को उजागर करने के लिए हम कुछ बातें आपको यहाँ पर बताते हैं। इस चरित्र का जन्म, इस महान चरित्र का जन्म 30 दिसंबर सन 1889 को मिदनापुर जिला में हुआ था, बंगाल में। और बंगाल के मिदनापुर में अपने पिता त्रैलोक्यनाथ बोस, जो कि एक कह सकते हैं कि तहसीलदार थे नेरजोल में। और इनकी माता का नाम क्या है, इनकी माता का नाम है लक्ष्मी प्रिया देवी। माना जाता है कि बहुत कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी, इनके माता पिता की। तकरीबन 6 साल के थे ये, जब तकरीबन 6 वर्ष के जब ये थे,
तो उस समय इनकी माता का देहांत हो गया, माता नहीं रही, की मृत्यु हो गई, और उसी साल या उसके 1 साल पश्चात इनके पिता की भी मृत्यु। तो माता पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात इनकी जो बड़ी बहन है उन्होंने इनको पाल पोस करके बड़ा किया, और आगे चल करके जिस विद्यालय में इन्होंने पढ़ाई करी है वो है तमलुक, तमलुक जगह का नाम है, वहां का हैमिल्टन सेकेंडरी स्कूल, ये पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में हैमिल्टन सेकेंडरी स्कूल तमलुक का, और यहाँ से उन्होंने पढ़ाई करी है। और अगर हम देखें तो उनके स्टैंडर्ड अगर पढ़ाई के हिसाब से तो वो 9वीं तक उन्होंने पढ़ाई करी थी, 9वीं क्लास। उसके बाद वो क्रांतिकारी आंदोलन में भाग ले बैठे। उसके बाद वो जो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज थी, क्रांतिकारी जो गतिविधियां थी, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने भाग लिया। और इसी के चलते 11 अगस्त 1908 को इस महान क्रांतिकारी का, इस युवा क्रांतिकारी का जो है देहांत हो गया, शहीदी हो गई, इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। बहुत छोटी उम्र के थे जब ये श्री अरविंदो और बहन निवेदिता से प्रेरित हुए। वही मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। ये श्री अरविंदो और बहन निवेदिता जो हैं, ये इन्हीं के गांव में आए थे। मैंने आपको इनके गांव के नाम के बारे में बताया, मिदनापुर। तो मिदनापुर में तकरीबन जो फर्स्ट डेकेड था 20th सेंचुरी का, उसी में 1904-05 के आसपास ही आए थे। तो जब ये इनके गांव में आए अरविंदो और निवेदिता, तो इनके जो भाषण थे, इनके भाषण को इन्होंने सुना, और इस भाषण को सुन करके ये बहुत प्रेरित हुए। बंगाल विभाजन के समय में जिस जगह पर, बंगाल विभाजन के समय में इनको, मतलब इस बंगाल के विभाजन से काफी ज्यादा परेशानी हुई। इस समय बंगाल विभाजन की घोषणा की गई और जिसमें बंगाल विभाजन हुआ, और जितने भी ऐसे विरोध प्रदर्शन जो बंगाल विभाजन के विरोध में चल रहे थे, उसमें इन्होंने सक्रिय यानी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और इनके एक्टिवली पार्टिसिपेशन में एक व्यक्ति का नाम और जुड़ता है, जो कि है प्रफुल्ल चाकी। यहां पर देख सकते हैं, ये प्रफुल्ल चाकी जी की तस्वीर है, जो कि सेम घटना में, जिस घटना में खुदीराम बोस जी शहीद हुए हैं, उसी घटना में प्रफुल्ल चाकी जी की भी मृत्यु हुई है। लेकिन प्रफुल्ल चाकी जी ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, इन्होंने क्या कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी। अब जैसा कि मैंने बताया कि माता पिता की जल्दी मृत्यु हो गई, और उसके बाद इनकी बहन ने इनको पाल पोस करके बड़ा किया, और महज 15 साल की उम्र में एक क्रांतिकारी संगठन था, अरविंदो घोष के भाई उसमें थे, वरिंद्र कुमार घोष। ठीक है, तो अनुशीलन समिति जो है उसमें ये शामिल हुए, इनसे प्रेरित होकर के, और इन्होंने ही, इनसे मुलाकात इनकी होती है 15 साल की उम्र में, और ये जो है अनुशीलन समिति में शामिल रहते। और अनुशीलन समिति की जितनी भी क्रांतिकारी एक्टिविटीज थी, उसमें इन्होंने काफी बढ़ चढ़ के योगदान लिया, जबकि ये काफी युवा हैं। आप सोचिए, कलकत्ता में वरिंद्र कुमार घोष से उसी समय मुलाकात हुई, तब ये सब चीजें हुई। उसके बाद आगे चल करके उन्होंने इसी समिति के साथ में रहते हुए बम बनाने की टेक्निक खोजी, और जब ये बम बनाना सीख गए, तो जहां कहीं भी उनको मौका लगता था, वहां वो जाकर के बम ब्लास्ट करके अंग्रेजों को परेशान करते थे। खासकर जैसे पुलिस चौकी वगैरह है, रेलवे स्टेशन के बाहर वगैरह, इनको बम ब्लास्ट करते हुए एक आध बार पुलिस वगैरह ने पकड़ा भी। मेरे ख्याल से शायद 1905 या 1906 की बात है, जब ये पहली बार पकड़े गए थे, और उसके बाद पुलिस वालों ने इनको पकड़ करके कैद कर दिया, और उसके बाद ये भाग निकले वगैरह। इस तरीके की छोटी मोटी घटनाएं जो हैं, ये पहले भी होती रहीं, जबकि हम फाइनल घटना के ऊपर अभी हम पहुंच रहे हैं। ये प्रारंभिक जीवन है कुछ इस तरीके का। तो प्रारंभिक जीवन बहुत शॉर्ट में है, जो कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा कई बार पुलिस ने इनको इस काम के लिए भी पकड़ लिया कि ये वंदे मातरम छपे हुए जो पर्चे होते थे, ये बांटा करते थे, या ऐसे पर्चे जो क्रांतिकारी की तरफ से छपवाए जाते थे, सरकार विरोधी जो पर्चे होते थे, ये उसको बांटने का काम करते थे। पैम्पलेट्स वगैरह जो है उसको बांटने का काम करते थे। काम करने का मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे लोग, जन जागरूकता के तौर पर। मतलब ये कोई प्रोफेशन नहीं है, ठीक है, आप इसको प्रोफेशन की तरफ ना ले लीजिएगा। तो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ पर्चे उन्होंने खूब बांटे, पुलिस थानों में बम लगाया। इसी तरीके की एक घटना जो है उसको अंजाम देने जरूरी हो गया था, क्योंकि कलकत्ता के एक प्रमुख प्रदेश न्यायाधीश, यानी जिनको हम प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट कह सकते हैं, जिनका नाम था डगलस एच किंग्सफोर्ड। ये डगलस एच किंग्सफोर्ड जो है, ये बहुत ही क्रूर न्यायाधीश था, और अक्सर ये क्रांतिकारियों और जो राष्ट्रवादी हुआ करते थे, राष्ट्रवादी जो हुआ करते थे, उनके खिलाफ सख्ती से पेश आता था और कड़ी से कड़ी सजाएं देता था, और इसमें इसको आनंद आता था। इससे अनुशीलन समिति ने इसके खिलाफ जो है एक कह सकते हैं प्लानिंग करी,
जिसमें खुदीराम बोस जी को रखा गया और ये तय हुआ कि एक मौका निकाल करके बम ब्लास्ट करेंगे हम लोग अदालत में जिस समय ये सुनवाई वगैरह कर रहा होगा। तो शुरुआत में तो मीटिंग यही हुई, लेकिन बाद में इस चीज को चेंज कर दिया गया कि अगर हम डगलस की मृत्यु से संबंधित चीजों को देखें तो अगर वहां बम ब्लास्ट होता है तो दूसरे लोगों को भी जान माल का नुकसान होगा। किसी भी आम जनता को चोट पहुंचाना इन क्रांतिकारियों का कभी भी उद्देश्य नहीं रहा, वो चाहे किसी भी आयु वर्ग के रहे हों। इस चीज को ध्यान में रखा गया। काफी ज्यादा सोच विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि कोई दूसरा प्लान बनाया जाए जिसमें सिर्फ डगलस को ही या इस डगलस किंग्सफोर्ड जो था इसकी ही हत्या हो। तो प्लान चेंज हुआ और जब प्लान चेंज हुआ तो इन लोगों ने अभी थोड़े समय क्या हुआ कि ये जो डगलस थे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे जिससे राष्ट्रवादियों को फांसी की सजा हो या फिर लंबे उम्र कैद हो, ऐसे करके तमाम सारी सजाएं, और ये सब जब इसने किया तो इसको प्रमोशन मिला, और जब इसे प्रमोशन मिला तो कलकत्ता से इसका ट्रांसफर जो है वो मुजफ्फरनगर होना शुरू हुआ। तो जब ये कलकत्ता से मुजफ्फरनगर जब ये जा रहे थे तो यही हुआ कि जब मुजफ्फरनगर जाएंगे तो वहां के लिए प्लानिंग की जाए और रास्ते में कहीं इनको घेर करके या रोक करके या षड्यंत्र करके तो जो है मारा जाए। तो ऐसा एक मौका मिला। जब मुजफ्फरपुर ट्रांसफर हुआ इस किंग्सफोर्ड का तो इनका पीछा करते हुए ये और इनके साथी प्रफुल्ल चाकी और ये दोनों खुदीराम बोस जी, ये दोनों लोग इनका पीछा करते हुए गए और इन लोगों को ही चुना गया इनकी हत्या करने के लिए। अब एक और नाम यहां पर ध्यान रखना है, हेमचंद्र का। हेमचंद्र वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने बम बनाने की टेक्निक बहुत अच्छी तरीके से इन दोनों को दी थी और एक बम बना करके इन्हें दिया भी था, और वो बम तकरीबन 6 औंस डायनामाइट का था। तो ये काफी डेंजरस था। एक बार की ब्लास्टिंग हो जाने के पश्चात निश्चित रूप से जहां पर इसको किया जाएगा, अगर वहां कोई व्यक्ति होगा तो उसकी मृत्यु निश्चित ही है। तो ये 6 औंस का डायनामाइट बम जो है ये हेमचंद ने बना करके दिया था। अब इसको लेकर के ये मुजफ्फरपुर की तरफ चले। मुजफ्फरपुर ये पहुंच चुका था, डगलस जो है ये मुजफ्फरपुर पहुंच चुका था। अब उस समय भी जैसे आपको मालूम है कि इस तरीके की घटनाएं होती है, जो ब्रिटिशर्स है ना, ये क्रांतिकारियों को आतंकवादी के रूप में देखते थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि तमाम सारी जो खुफिया एजेंसीज थी वो भी उस समय एक्टिव थी। तो ब्रिटिशर्स की जो खुफिया एजेंसी है वो भारत में क्रांतिकारियों का ही पता लगा रही है। तो उनको पता लगा कि कुछ लोग हैं जो यहां पर मुजफ्फरपुर में अटैक करने वाले। तो एक पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, एक नाम लिखा है कमिश्नर एफएल हॉलिडे। तो कमिश्नर एफएल हॉलिडे ने मुजफ्फरपुर में पुलिस अधीक्षक को इस मामले को लेकर के अलर्ट किया, लेकिन उस समय वहां जो पुलिस अधीक्षक था उसने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। खुदीराम बोस जो है मुजफ्फरपुर पहुंच जाते हैं, मुजफ्फरपुर जो है ये पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच करके अपना नाम चेंज कर लेते हैं। और इनका साथी जो था जिसका नाम था प्रफुल्ल चाकी, उसने भी अपना नाम बदल लिया। और ये खुदीराम बोस जो है वो हरेंद्र सरकार और प्रफुल्ल चाकी जो है ये दिनेश चंद्र रॉय के नाम से वहां पर रहने लगते हैं। रहने की जब बारी आती है तो रहने के लिए उन्होंने एक सराय चुना है, और ये सराय जो है उन्हें दिया गया है किशोरी मोहन बंदोपाध्याय के द्वारा। ये भी राष्ट्रवादी है। तो इन्होंने वहां पर सराय में इनको रहने के लिए ठिकाना दिया और यहीं पर छुप करके, यहीं पर रह करके वो डेली उन चीजों को टारगेट करना शुरू कर देते हैं, कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं कि ये जो किंग्सफोर्ड है ये कब आता है, कहाँ जाता है, किस समय कहाँ रुकता है। तो उसको फॉलो करना जो है इन्होंने शुरू कर दिया। और जब ये फॉलो करना शुरू कर दिया तो एक फाइनल डे था जिस दिन ये प्लानिंग तैयार हो गई कि अब हमें डगलस को मौत के घाट उतारना है। 30 अप्रैल 1908 की रात तकरीबन 8:30 बजे होंगे। ये जो किंग्सफोर्ड है ये अपने एक साथी के साथ जिसका नाम था प्रिंगल कैनेडी, तो प्रिंगल कैनेडी के साथ ये किंग्सफोर्ड जो है ताश खेल रहे थे। प्रिंगल कैनेडी अपने फैमिली के साथ यहाँ आए हुए थे गार्डन में, और वहाँ पर ये जो व्यक्ति है ये एक जाना माना वकील हुआ करता था। ये अपनी फैमिलीज के साथ आए थे दोनों लोग। तो इनकी भी जो बग्घी वगैरह थी किंग्सफोर्ड की बग्घी की तरह ही थी, कुछ लाल कलर की ऐसी कुछ थी। अच्छी तरीके से पहचान इन लोगों ने करी। इसके पहले यहाँ पर जाकर के उसकी अदालत में जाकर के देख आए थे कि किंग्सफोर्ड दिखता कैसा है, किस बग्घी से आता जाता है, कौन कौन लोग उनके साथ आते हैं, सारी पैरवी इन लोगों ने पहले ही से कर ली थी। तो ये उस बग्घी को अच्छी तरीके से पहचानते थे। अब चूंकि रात का समय था, रोशनी जो थी वो नेचुरल जो थी वो थी,
लेकिन उसमें उनको दिखा कि हाँ एक बग्घी वहां से निकली और वो लाल रंग की उसी तरीके की बग्घी थी। तो जिस जगह से बग्घी निकलनी थी उस जगह पर ये खड़े हो गए। पुलिस वालों ने जाकर के रोका, यहाँ मत खड़े हो, यहाँ होने मना है। तो क्योंकि बच्चे थे तो इतना ज़्यादा शक नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि बस हम इसी तरह से थोड़ा सा देखना चाहते हैं। तो पुलिस वालों के मना करने पर आनाकानी उन लोगों ने करी और थोड़ी देर तक वहीं खड़े रहे और उसके बाद वो वहां से चले गए और इंतजार करने लगे कि डगलस की जो बग्घी है वो वहां से निकले। डगलस की बग्घी तो निकली लेकिन उसमें डगलस नहीं था, प्रिंगल कैनेडी। प्रिंगल कैनेडी की वाइफ और उसकी बेटी जो है उसमें बैठे हुए थे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, इन दोनों लोगों ने सोचा कि गाड़ी जो है वो बाहर आ रही है और वो गाड़ी जैसे ही यूरोपियन क्लब कंपाउंड जहां पर वो ताश खेल रहे थे बैठ करके, उस क्लब कंपाउंड के जैसे ही पूर्वी गेट पर पहुंची, गाड़ी का थोड़ी देर पीछा किया गया, पीछा करके उसके ऊपर बम ब्लास्ट। तकरीबन रात के 8:30 बज रहे होंगे। बम ब्लास्ट हुआ और उसके बाद ये दोनों लोग वहां से तेजी से भागे और आगे चल करके इन दोनों लोगों के रास्ते अलग हो गए। इनको कलकत्ता जाना था प्रफुल्ल चाकी को और ये अपने दूसरे मार्ग पर जा रहे थे। तो वेनी स्टेशन मतलब तकरीबन कहा जाता है कि 25 किलोमीटर तक वो निरंतर दौड़ते रहे। 25 किलोमीटर तक अथक दौड़ते दौड़ते तकरीबन सुबह के समय में जो है वो वहां के नियरेस्ट वेनी स्टेशन पहुंचे। वेनी स्टेशन में जब पहुंचे तो इनके जूतों के ऊपर बहुत सारी धूल गर्दा थी, बाल बिखरे हुए थे, थका हुआ शरीर था, पसीने से लथपथ थे। जब ये रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो रेलवे स्टेशन के पास में ये एक जगह पर पहुंच करके एक चाय की दुकान से पानी मांगते हैं और जिस जगह पर ये पानी मांगते हैं उसी जगह पर ये फतेह सिंह और श्रेयो प्रसाद सिंह नाम के दो कह सकते हैं कि पुलिस के बंदे यहाँ पर खड़े हुए। इन पुलिस के बंदों को शक हुआ। खबर जो है वो तो रातों रात फैल ही चुकी थी कि इस तरीके का ब्लास्ट हुआ है, भयानक ब्लास्ट हुआ था, तो सबको खबर तो पहुंच ही चुकी थी कि क्या क्या हुआ। तो इन लोगों को शक हुआ कि कहीं ये वही लड़का तो नहीं है। सबको पता चला किसी लड़के ने ब्लास्ट किया। तो इन लोगों को जब शक हुआ तो ये उसके पास गए और जब ये उनके पास गए तो जो खुदीराम बोस हैं ये अलर्ट हो गए। अलर्ट होकर के ये वहां से भागे, लेकिन हाथापाई में क्या हुआ, ये मतलब लगभग पकड़ लिए गए। जब ये पकड़ लिए गए तो इनके पास में पिस्टल थी, ये पिस्टल निकालने वाले थे लेकिन पीछे से दूसरे पुलिस वाले ने इनको पकड़ लिया तो ये निकाल नहीं पाया पिस्टल। निकाल लिए होते तो शायद एक आध और धराशायी होता और ये भाग निकले होते, शायद कहानी कुछ और पढ़ रहे होते हम। खैर इनकी गिरफ्तारी हुई और जब गिरफ्तारी हुई तो इनके पास में कुछ चीजें बरामद हुई, जैसे कि पिस्टल, तकरीबन 37 राउंड की पिस्टल थी, वो बरामद हुई। 30 रुपए नगद बरामद हुए। एक रेलवे का नक्शा जो है इनको मिला। ये सारी प्लानिंग तो होती ही थी, ऑब्वियस सी बात है, और रेलवे की समय सारणी भी कि कितने बजे ट्रेन वगैरह आएगी। ट्रेन का इंतजार होना था। वेनी रेलवे स्टेशन पे ट्रेन तो नहीं मिली लेकिन ये दो पुलिस वाले मिल गए और इस तरीके से हो गई इनकी गिरफ्तारी। दूसरी तरफ अगर हम उनकी बात करते हैं प्रफुल्ल चाकी की, तो प्रफुल्ल चाकी जो है वो गिरफ्तारी से बचने के लिए काफी लंबे समय तक भागते रहे इधर उधर और रास्ते में कोई इनको परिचित का कोई मिला, कोई घोष बाबू थे जो मिले इनको रास्ते में। फिर उन्होंने इनके घर में एक रात बिताई और अगली सुबह कलकत्ता के लिए टिकट वगैरह दे करके इनको कलकत्ता रवाना कर दिया। कलकत्ता पहुंचने ही वाले थे, बीच में हावड़ा के पास में जब ये पहुंचे तो वहां पर एक स्टेशन से ये उतरे पानी पीने के लिए और वहीं पर सब इंस्पेक्टर नंदलाल बनर्जी वगैरह जो थे ये तैनात थे और इनकी कुछ हरकतों से शायद उन्होंने कोई तार और कहीं भेजने का प्रयास किया या फिर वो लीक हो गया, इसकी करेक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन उनके ऊपर नजर रखने से ये पता चला कि सब इंस्पेक्टर नंदलाल बनर्जी जो है उसको ये शक हुआ ये शायद वही लड़का है, क्योंकि खबर तो पूरे मतलब मुजफ्फरपुर में हुआ था ब्लास्ट, मुजफ्फरपुर में तो उसी रात खबर हो गई और ये खबर कुछ ही समय में लंदन तक पहुंच गई। इसकी आवाज धमाका वहां तक पहुंच गया। अंग्रेजों की नींद हराम हो गई। इतने छोटे से बच्चे ने इतने बड़े कैरेक्टर को टारगेट कर लिया और ऑलमोस्ट टारगेट कर लिया था। वो तो बाय द वे किंग्सफोर्ड बच निकला और उनकी जगह पर उनके जो मित्र थे, पत्नी और बच्चे मारे गए। खैर ये नंदलाल बनर्जी जो है इसने क्या किया, ये जो है इनको पकड़ लिया, प्रफुल्ल चाकी को घेर लिया। प्रफुल्ल चाकी वहां से भागे, इधर उधर भागने का प्रयास किया लेकिन वो जो है भाग नहीं सके पुलिस वालों से, और जब वो भाग नहीं सके तो उन्होंने खुद ही जो है पहले तो बच करके निकलना चाहा, लेकिन जब वो फंस गए तो पिस्टल निकाल करके अपने मुंह में
बंदूक रखकर खुद ही गोली दाग दी और आत्महत्या कर ली। तो ये तो इस तरीके से प्रफुल्ल चाकी की डेथ हुई। 1 मई 1908 की बात बताते हैं। खुदीराम बोस को मुजफ्फरनगर लाया गया, पकड़ करके वेनी स्टेशन से अगले कह सकते हैं कि दिन मुजफ्फरनगर लाया गया। और 2 मई को एक खबर जो है, ये जब मुजफ्फर स्टेशन पर लाया गया है तो इस खबर को अंग्रेजी अखबार ने छापा, क्योंकि 1 मई 1908 को जब ये वेनी स्टेशन पर लाए गए तो उस वेनी स्टेशन पर जब पकड़ के लाए गए तो एकदम अफसोस नहीं था, चेहरे पे खुशी थी। फर्स्ट क्लास एसी से निकले थे, निकल करके छाती चौड़ी करके, बाहर बग्घी लगी हुई थी, बग्घी में बैठ गए जाकर, जैसे बैठे वहां चिल्लाए वंदे मातरम। तो ये जो एटीट्यूड था, ये खुशी, ये गैर अफसोसी जो दिख रही थी, इसको अंग्रेजी अखबार द स्टेट्समैन ने कवर किया और निर्भीकता को बड़ी विशद तरीके से उसका वर्णन भी किया, लिखा कि किस तरीके से छोटे बच्चे ने तरीके की हरकत की। खैर, खुदीराम बोस जो थे उनकी अदालती कार्रवाई शुरू हुई और 21 मई 1908 को इस कार्रवाई को प्रारंभ किया गया। जब कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, यानी कि जजमेंट का जब समय शुरू हुआ, तो उसमें जो जजेस हैं उनके नाम यहां पर लिखे। जज कॉर्नडॉफ, नथुनी प्रसाद और जनक प्रसाद शामिल थे उसमें। आपको फिल्म में ये सब लोग देखने को मिलेंगे समय, ठीक है, जरूर देखिएगा। तो खैर, ये इन लोगों की निगरानी में ये कह सकते हैं कि जजमेंट होना शुरू हुआ, यानी कि जो भी ट्रायल था वो होना शुरू हुआ। और ये खुदीराम बोस की तरफ से जो वकील थे वो थे वकील कालिदास बसु। प्रारंभिक कार्यवाही में जो चीजें कहनी बतानी थी वो कही बताई गई। दूसरी डेट दी गई 23 मई की। इस मई के बाद दूसरी डेट 23 मई को दी गई। 23 मई को सीनियर मजिस्ट्रेट के सामने भी बात पहुंची और उस समय सीनियर मजिस्ट्रेट थे E.W. ब्रैडहॉट। 13 जून 1908 को फाइनली जो है इनके खिलाफ फैसला आया। फैसला जिस समय आया तो उस समय मतलब उस दिन जो तर्क वितर्क हुआ उसमें इनकी तरफ के जो वकील थे ये कालिदास बसु, इन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर बच्चे को जो है कठिन सजा ना दी जाए, क्योंकि अभी ये हो गया होगा गलती, इससे युवा है, इसे किसी ने भड़काया होगा। आपको देख के लगता है इसको तो बम बनाना आता भी नहीं होगा, मतलब इसने कहाँ बम ब्लास्ट करेगा, इसको फंसाया जा रहा है, कोई और है इसके पीछे। तो आप इनकी फांसी या जो भी सजा दी गई थी उसको माफ कर दीजिए। लेकिन जज ने जो फैसला सुनाया वो ये था कि भाई इनको फांसी की सजा मिलेगी। और जब फांसी की सजा सुनाई गई तो क्योंकि सजा अंग्रेजी में सुनाई गई थी, पूरा का पूरा जो ट्रायल हुआ था वो इंग्लिश में हुआ था, तो इस चीज को देखते हुए उन्हें लगा होगा जज साहब को कि इसे बात समझ में नहीं आई। लेकिन जब जज ने खुदीराम से पूछा तुमको समझ में आया कि तुम्हें क्या सजा मिली है, तो बोले बिल्कुल समझ में आया, हमको बिल्कुल समझ में आया। तो न्यायाधीश और खुदीराम बोस के बीच की ये चर्चा जो है काफी फेमस है और इस चर्चा पर जरूर गौर फरमाइएगा। उसने कहा कि हमको मालूम है आपने क्या सजा दी है, यानी कि वो समझ गए कि हाँ हमको मौत की सजा दी गई। और ये जो हमारे वकील साहब हैं ये कहते हैं कि इसने बम नहीं बनाया होगा, हमको मालूम है आपने सही सजा दी है, कोई दिक्कत नहीं है। इनको पता नहीं क्या शक है कि कह रहे हैं हमने बम नहीं बनाया होगा। अरे आप हमको थोड़ा सा समय दे दीजिए, हम आपको बम बनाना सिखा दें। ये चीज वो जज साहब से कह रहे हैं। अब जज एकदम खिसिया ही गया होगा ऐसी बात किया होगा तो, पर यहां तो डरते थोड़ी है किसी से, निडर हैं, निर्भीक हैं। फैसले के खिलाफ में 7 दिनों के भीतर फिर से अपील करी गई। 8 जुलाई 1908 को न्यायिक प्रक्रिया फिर से शुरू हुई। मामले में अंतिम फैसला 13 जुलाई 1908 को आ गया। जब दोबारा ये जो अपील करी गई तो इसके लिए खुदीराम बोस तैयार नहीं थे, लेकिन इस अपील के लिए जब प्रेशर दिया तो प्रेशर देकर के इनको बोल दिया गया कि भाई आपको अगर दोबारा से अपील करने का मौका मिल जाएगा तो हमको और मौका मिलेगा आपको बचाने का। ये बोले हमको बचने की जरूरत ही नहीं, हमने जो किया बिल्कुल ठीक किया, कोई दिक्कत नहीं है, हम जाएंगे दूसरा आएगा। बोले अरे जाने की जल्दी क्यों है तुम्हें, आराम से जाना, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि तुम्हें राष्ट्र सेवा का और मौका मिल जाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह तुम्हारी जो मौत की सजा है उसे हम कारावास में कन्वर्ट कराएं, और अगर कारावास में कन्वर्ट कराएं तो फिर षड्यंत्र करके किसी तरह निकल भागेंगे और उसके बाद फिर से देश की सेवा करेंगे। तब इन्हें समझ में आया हाँ यार बात तो सही है, अभी तो डगलस मरा नहीं है, अगली बार जरूर मार दूंगा। तो उन्होंने इस दबाव में आकर के ये साइन कर दिया, न्यायिक प्रक्रिया फिर से। अच्छा, इसके पहले की एक घटना और है। जिस समय प्रारंभिक जो ट्रायल चल रहा था, यहां वाला जो ट्रायल चल रहा था जो मैंने आपको बताया, यहां वाले ट्रायल के समय में एक घटना और घटित हुई।
कि जब ये जसाब के सामने पेश हुए तो उसके पहले मैंने आपको बताया कि ये जो प्रफुल्ल चाकी थे ये पकड़े गए थे, और खुदीराम बोस को ये नहीं मालूम था कि प्रफुल्ल चाकी जो है वो पकड़े गए। प्रफुल्ल चाकी की शव को लेकर के मुजफ्फरपुर लाया गया और इनसे शिनाख्त कराई गई कि क्या यही थे। इन्होंने पहचाना कि हाँ यही मेरा साथी है। तो दुख हुआ, दुख मतलब अपने साथी के छूटने का। लेकिन जांचकर्ता इतने भयभीत थे या फिर इतने संदेह में थे इन क्रांतिकारियों से, तो उन्हें लगा कि खुदीराम झूठ बोल रहा है, ये शायद कोई और होगा, और उस पर निर्ममता से, आपको मालूम, प्रफुल्ल चाकी की गर्दन काट दी गई, मरे हुए व्यक्ति की गर्दन काट दी गई, और उसके बाद उसको उसके गृह प्रांत भेजा गया। तो ये एक निर्ममता भरा कार्य भी वहां पर किया गया। खैर, मामले का अंतिम फैसला 13 जुलाई 1908 को आया और इसमें 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा जो है वो मुकर्रर की गई, और उसी दिन 11 अगस्त 1908 को सुबह 6 बजे खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी। ये आप देख सकते हैं खुदीराम बोस की फांसी की सजा का डेथ सेंटेंस का वारंट है। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया कि इस तरीके से खुदीराम बोस जी। अब जरा देखिए जिस दिन फांसी होने जा रही है, ये बहुत क्लियर तस्वीर नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तीन सिपाहियों के बीच में एक व्यक्ति है जिसको फांसी दी जाने वाली है आज सुबह, उसके ठीक पहले की तस्वीर है। और आप स्टाइल देखिए, मतलब पोज दे रहा है व्यक्ति, एटीट्यूड, मतलब आपको मृत्यु होने वाली है, आपको फांसी दी जाने वाली है, आप युवा हैं, भयभीत होना चाहिए। राष्ट्र, उस समय लोगों के मन में राष्ट्र तक भावना विकसित नहीं होती कि राष्ट्र होता क्या है, और जब आप अंग्रेजों के गुलाम हैं, यह निर्भीकता ही सल्यूट करा रही है आज पूरे देश को। व्यक्ति एकदम सीना चौड़ा करके खड़ा है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, पैरों में रस्सियां बंधी हुई हैं, अगल बगल सिपाही और अंग्रेज सिपाही सब हैं, जेलर बाबू वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम जाएंगे दूसरा है। कहा जाता है कि जिस वक्त इनको फांसी दी गई और जिस वक्त इनके ऊपर वो काला सा जो कपड़ा पहनाया जाता है, उस वक्त तक ये हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, एक शिकन तक नहीं थी। लोगों को पता चला तो जेल के चारों ओर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, शहीदी देने वाले व्यक्ति को समर्पित थे, फूल माला लेकर के तैयार थे, मतलब ये सारी चीजें थी। अगले दिन 12 अगस्त 1908 को अमृत बाजार पत्रिका ने इस खबर को प्रकाशित किया और उसमें लिखा कि वो खुशी से मुस्कुराते मुस्कुराते फांसी पर चढ़ गया। एक बंगाली कवि हैं पीताम्बर दास, उन्होंने लोकप्रिय बंगाली गीत लिखा, एक बार विदाई दे मां। ये गीत इन्हीं के लिए लिखा गया, इन्हीं को समर्पित है, खुदीराम बोस जी को समर्पित है। हो सकता है, क्योंकि फिल्म तो अभी आई नहीं है तो मुझे मालूम नहीं, हो सकता है कि इस गीत के धुन भी गुनगुनाए जाएं उसमें, सुनिएगा। ठीक है, तो इस अमर बलिदान को इस तरीके से उन्होंने सल्यूट किया है। काजी नजरुल इस्लाम जो हैं, इन्होंने भी बंगाली में एक कविता खुदीराम बोस के ऊपर लिखी है। खुदीराम की जब मृत्यु हुई तो पूरा बंगाल खुदीराम युक्त हो गया, लोगों ने धोती पहनना शुरू करी, और बुनकर वगैरह जो हुआ करते थे उन्होंने जो धोती बनानी शुरू करी, वो खुदीराम धोती के नाम से फेमस हुई। उसमें जो किनारे पट्टी बनी होती थी उसमें खुदीराम 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 लिखा होता था, तो खुदीराम धोती चलने का प्रचलन हो गया। इसे कहते हैं फैशन। ये नहीं कि आज करके वो कैमरे के पीछे वाले जो हीरोज हैं वो कोई नया स्टाइल कपड़े का ले आए तो वो अब आप पहन रहे हैं। फटी जीन्स एक बार सलमान खान पहन के चले आए तो आप फटी जीन्स पहन रहे हैं, मतलब कुछ भी ऐसा। खैर, ये आपका पर्सनल व्यू है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये क्रांतिकारियों का स्टाइल है, क्रांतिकारियों का स्टाइल। खुदीराम धोती चल गई भैया। 1965 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में खुदीराम बोस सेंट्रल कॉलेज जो है उसका नाम जो है खुदीराम बोस सेंट्रल कॉलेज रख दिया गया। वो एक स्नातकोत्तर कॉलेज था, तो इन्हीं के नाम पर ये खुदीराम बोस सेंट्रल कॉलेज रखा गया। भारत की स्वतंत्रता के बाद में वो जो वेनी स्टेशन मैंने आपको जो बताया था, वो वेनी स्टेशन का नाम बदल करके खुदीराम बोस पूसा स्टेशन रख दिया गया। ये बोर्ड आप देख सकते हैं, खुदीराम बोस पूसा स्टेशन। और जिस जेल में खुदीराम जी को फांसी की सजा दी गई थी, उस जेल का नाम खुदीराम बोस मेमोरियल सेंट्रल जेल रखा गया है। ये उसका बोर्ड आप देख सकते हैं, शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर में उनको फांसी की
दी गई थी। तो आई होप कि आपको खुदीराम बोस जी की ये जीवनी पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और इसके बहुत सारे अंश आपको फिल्म में देखने को मिलेंगे। एंजॉय करिएगा और अच्छी तरीके से अब आपको फिल्म समझ में आएगी। अब आप इस कैरेक्टर को देखते हुए जब देखेंगे तो काफी आनंद आएगा आपको। इससे जुड़ा हुआ आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, या इनमें में से कोई नहीं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे और इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं या फिर आप हमसे टेलीग्राम में जुड़ करके इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ इस प्रश्न का उत्तर भी अपना वहां पर शेयर कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में एक महान क्रांतिकारी को याद करते हुए हमें भी गर्व हो रहा है। उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको भी गर्व हुआ ही होगा और इसी तरीके से मुद्दे की बात के किसी दूसरे प्रोग्राम में हम आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।